लेके प्रभु का नाम आज का जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरे बारे में मैं 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुहास देशपांडे है और मैं बेलगाम कर्नाटका से हूँ। अ, मेरी हिंदी इतनी इम्पैक्टिव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो सही तरीके से आप तक पहुंचे। मैंने 5 साल महिंद्रा एंड महिंद्रा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया है। 3 साल मैंने क्रॉम्पटन क्रूज में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया है। और उसके बाद 2 साल मैंने एडवोकेट के पास एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, और 2 साल मैंने साइबर कैफे में, और उसके बाद में 20 साल मैंने मेरे जीवन के 20 साल मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन को दिए, यानी यूएस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो परिस्थितियां आपको चेंज करवाते रहते हैं। तो मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने बीकॉम, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा और मेडिकल का नाता दूर दूर तक नहीं था, लेकिन मैं मेडिकल में चला गया। और आज मैं खुश नसीब हूँ कि विक्ट्री इंटरनेशनल ने श्री लखविंदर सिंह गंगोड़ा सर ने कल मुझे कॉल किया और बोला कि आपको आज एग्रीकल्चर का सेशन लेना है। तो एग्रीकल्चर का और मेरा नाता दूर दूर तक नहीं था। 2023 तक, जब मैं रिट्रीट, जैसे कि आपको पता है 17 तारीख को हमारा रिट्रीट लीला एम्बियंस में होने वाला है। तो 2023 में मैं रिट्रीट अचीव करके लीला एम्बियंस में गया था, और वहां पे हमारा कडायू और इमुजैंत का इनॉग्रेशन हुआ था। और तभी उसी मंच पे से हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने कहा था कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहा है। तो मेरी एक खासियत कह सकते हो या मेरी आदत कह सकते हो कि जब किसी के बारे में मुझे पता नहीं होता है तो उसका पता करना एक मेरी हॉबी है। तो मुझे लगा कि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे, तो कौन से प्रोडक्ट होंगे पता नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में समझना जरूरी था। तो 2 साल का मैंने इसमें मेरे एफर्ट्स डाला है, और एक सेशन में ये खत्म करना बहुत ही नामुमकिन है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज के एक ही सेशन में, क्योंकि कल और परसों मैंने कमांडो ट्रेनिंग सुबह 8 बजे वाली, उसमें मैंने ये एग्रीकल्चर का सेशन लिया था। उसके पहले 3 दिन का सेशन लिया था। तो 3 दिन चाहिए अगर आपको पूरी तरीके से समझने के लिए, लेकिन पिछले 3-4 सेशन का मैं एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैं आप सभी से नम्र विनती करता हूँ कि जैसे कि परवेश नागर जी बोलते हैं कि आप जब एक सेशन सुनते हो तो आप उसको दिल से सुनिए, ताकि ये आपको फायदेमंद होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। तो पूरा ध्यान आप अपने इस सेशन की तरफ रखिए। और गुड मॉर्निंग तो सभी ने कहे, तो मैं भी आपको सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूँ, लेकिन इस सेशन का आप लाभ उठाइए। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पीपीटी ऑन करता हूँ। आशा करता हूँ आप पेन और डायरी लेके बैठे होंगे, क्योंकि विक्ट्री इंटरनेशनल के जितने भी लोग हैं बहुत ही बढ़िया है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं होती है। तो जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो आपके चार्ट तो मुझे नहीं दिखाई देंगे। जब ये सेशन खत्म होगा तो आप अपनी राय, अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन दे सकते हो। क्या मैम मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जी सर, दिख रही है। और मेरी आवाज क्लियर है? जी, आवाज तो क्लियर है सर। क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो मुझे मैसेजेस नहीं दिखेंगे मैम। तो अगर मेरी आवाज नहीं आती है या पीपीटी नहीं दिखते तो बीच में मुझे थोड़ा आगाह कर सकते हैं मैम। ओके सर, ओके। और उसके लिए मैं आपको एडवांस में शुक्रिया कहता हूँ। जी सर, थैंक यू।
तो आइए शुरुआत करते हैं। रेनोटस वेलनेस लिमिटेड वेलकम्स यू, पावर्ड बाय स्काई हाई टीम। ये मेरी टीम का नाम है। छोटी सी टीम है, प्यारी टीम है। और आज अगर सुहास देशपांडे की पहचान है तो स्काई हाई से है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेनोटस बायोनेटस। बायो क्यों बोला है? जैसे कि रेनोटस यानी रीबर्थ है, वैसे बायोनेटस यानी क्या है? बायो यानी नेचुरल। क्योंकि आज किसान भाई बहुत सारा केमिकल यूज करते, तो रेनोटस वेलनेस ने अगर न्यूट्रिशंस लेके आए हैं तो एक ह्यूमन बींग को यानी मनुष्य जाति को अच्छी खुराक मिले और उससे उनकी सेहत अच्छी बन सके, इसके लिए रेनोटस का निर्माण हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं रेनोटस नोवा से हूँ। कोई नहीं बोलता कि मैं रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ, मैं रेनोटस नोवा। तो नोवा ने इतने लोगों को ठीक किया है, तो नोवा ने ब्रांड बना दिया है हमारे रेनोटस को। तो कंपनी के समझ में ये आया 5 साल के बाद, अगर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से? न्यूट्रिशन हमें 3 जगहों से मिलता है। एक पानी से मिलता है, एक हवा से, और अन्न से मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूटेड हो गया है तो हो हमारा जमीन, यानी जहां से हमें अन्न आता है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हुआ है। क्योंकि इंसान गंदगी करने में सबसे ऊपर है। ये बहुत दुख की बात है। इंसान जहां भी जाता है गंदगी फैलाता है। आप देख सकते हो जो हिल स्टेशन है वहां पे छुट्टियां मनाने जाते तब कितना कचरा फेंक के आते, कितना प्लास्टिक। तो खेती में भी किसान भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के, लेकिन जितना यूरिया डैप पोटैश जो केमिकल डाल रहे हैं उसके वजह से हमारी जमीन खराब होती जा रही। तो रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को ऐसा पता चला, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो हमारे खाने में से मिलता है, और हमारा खाने में ही ज्यादा विष गिर रहा है। तो इसको हम न्यूट्रलाइज करके इसे पूरे तरीके से ऑर्गेनिक पे लेके आएंगे, और इसीलिए बायोनेटस का जन्म हुआ। और इस बायोनेटस को किसान भाइयों तक लेके जाने का सौभाग्य अगर किसी को मिला है, तो ये सौभाग्य आप और हम जैसे रेनोवियंस को मिला है। हम किसान भाइयों को सिर्फ एजुकेट ही नहीं कर रहे, हम किसान भाइयों के पास बायोनेटस पहुंचा के हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई जो भी फसल उगाएंगे वो मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट से वही हमारे प्लेट में आएगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा केमिकल है तो हमारे शरीर के ऊपर उसका बहुत बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी होगी, जैसे पिछले 60-70 साल पहले होता था, तो लोग 100 साल इसलिए जी पाते थे क्योंकि उनके अन्न में, उनके खुराक में वो सारी तत्व मिलते थे जिसके वजह से वो 100 साल जीते थे। लेकिन आज केमिकल के वजह से आज 20-25 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे तो बहुत दुख की बात है, मैंने परसों दिन एक वीडियो देखा, 7 साल की बच्ची हार्ट अटैक से चली गई। 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। इसका सारा का सारा कारण पानी और अन्न हमारा बहुत 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 ज्यादा पोल्यूटेड हुआ है। सॉरी, हवा और अन्न। पानी तो हम ओके, पानी अभी उतना पोल्यूटेड नहीं है, लेकिन हमारा जो अन्न है वो बहुत। तो इसके लिए हमें जरूरत है बायोनेटस की। तो बायोनेटस में 3 प्रोडक्ट आते हैं, एसपीए, पीजीपी और ग्रेनुल्स। ये 3 प्रोडक्ट काफी हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी फसल उगाने के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रकृति है ना, प्रकृति ने सारा सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है, उसको अगर गंदा किसी ने किया है तो हम जैसे इंसानों ने गंदा किया है।
प्रकृति ने मिट्टी में 18 तत्व यानी 18 एलिमेंट्स दिए हैं, जिससे हरी भरी सब्जियां, हरी भरी फसल, हरा भरा सारा कुछ, बहुत कुछ ज्यादा इंसानों को हेल्प होने के लिए, मदद करने के लिए प्रकृति ने बनाया है। लेकिन हमने उसको केमिकल डाल के उसका सत्यानाश, क्या बोलते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। तो 18 तत्व, तत्व क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारा जो बॉडी बना है वो भी पंच तत्वों से बना है, आपको पता होगा, जिसमें हवा, जिसमें पानी, जिसमें अग्नि, बोलते हैं ना, ये पंच तत्व है। मान लीजिए आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है, आपके शरीर में पानी कम हो जाते हैं, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे लू लगते हैं। मैंने कई बार टीवी में देखा है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से लू लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। इसका कारण क्या था? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पानी की मात्रा कम हो गई, यानी वो तत्व कम हो गए, और उसके वजह से एक इंसान की जिंदगी चली गई। तो तत्व कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आप मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए, तो एनर्जी भी नहीं रहेगी, तो भी क्या होगा, हम जिंदा नहीं रह सकते। वैसे ही भूमि में अगर 18 तत्व नहीं है, तो किसान भाई एक अच्छी फसल उगा नहीं सकता है। तो हमें ये, आप किस फील्ड से हो, आपके पास खेती के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये सीखना जरूरी है कि खेती को लगता क्या है। आप अगर थोड़ा नॉलेज आप आपके पास रखेंगे, तो मैं यकीनन आपको बता देता हूँ कि किसान भाई एक ऐसा भाई है जो किसी के ऊपर भी विश्वास रखता है, क्योंकि उसे लगता है जो भी मेरे पास आता है वो मेरे भले के लिए आता है। तो उनका विश्वास मत तोड़िए, आप अपने पास जानकारी रखिए, ताकि हर एक प्रश्न का आप उनको उत्तर दे सकते हो। इस सेशन से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। तो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रकृति ने हमारे जमीन में, मिट्टी में वो 18 तत्व ऑलरेडी दिए हैं, जिससे एक फसल बहुत शानदार उत्पाद कर सकते हैं। लेकिन यूरिया, डैप, पोटैश, इसके वजह से उन एलिमेंट्स खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें ये किसान भाइयों को बताना होगा जब हम ग्रैन्यूल्स, पीजीपी और एसपीए लेके जाते हैं। तो 18 एलिमेंट्स कौन से हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन और आर्सेनिक। ये 18 तत्व प्रकृति ने दिए हैं, जिससे एक फसल बहुत ही अच्छी पैदावार बना सकते। अब हम आगे पढ़ते कि अगर मान लीजिए 18 तत्वों में से अगर ये 9 तत्व भी होते हैं, मान लीजिए 9 तत्व नहीं है, तो कल मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमें बाहर जाना है तो हम क्या करते, हम कपड़े पहन के जाते हैं। यानी मान लीजिए मैंने पैंट और शर्ट पहना है तो काफी है। अगर अंडरगारमेंट्स नहीं है तो भी चलेगा। एक्चुअली अंडरगारमेंट्स चाहिए, अगर इन केस नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर शर्ट और पैंट होना जैसा जरूरी है, वैसे ही जरूरी है ये 9 तत्व आपके मिट्टी में होना बहुत जरूरी है। इसमें कौन से तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और ये माइनर तत्व है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो ये माइनर तत्व अगर नहीं भी होते तो कोई गिला शिकवा नहीं है। तो जो मेन 9 तत्व है उसके बारे में हम आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कार्बन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, यानी इसको कार्बनिक कार्बन कहते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीव गतिविधि को बेहतर बनाने में मदद करता है। मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने से पौधों की वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार होता है। किसान भाई चाहता क्या है कि उसका जो उत्पादन है वो बहुत बड़ा होना चाहिए।
तो बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी दुगना होना चाहिए, उसकी आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो मिट्टी में कार्बन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि करने में हेल्प करता है। तो कार्बन की जरूरत आप डायरी में लिख सकते हो, कार्बन क्यों जरूरी है? पौधों की वृद्धि करता है और मिट्टी की उर्वरता को बहुत ही अच्छा करता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, कार्बनिक कार्बन होने से क्या क्या फायदे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक है। एनपीके डालते हैं ना, एनपीके इसीलिए डालते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर डालना पड़ता है ना, या डीएपी डालते हैं, डैप इसीलिए डालते हैं। जल धारण क्षमता, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को पानी धारण करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पौधों को पानी की कमी से बचाया जा सकता है। बहुत सारे जगह पे बहुत कम बारिश होती है, तो वहां पे पानी की दिक्कत होती है। तो जमीन में अगर कार्बनिक कार्बन है, तो जो फसल की जो रूट्स है, फसल की जो रूट्स है, वहां वो पानी पकड़ के रखेगा। उसके वजह से फसल को ज्यादा मात्रा में पानी देने की गरज नहीं पड़ेगी। तो ये कार्बनिक कार्बन का काम है। सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है के रूप में कार्य करता है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी हमारे बॉडी में जैसे गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, वैसे ही जमीन में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया अगर पनपेंगे, अच्छे बैक्टीरिया अगर पनपेंगे, तो भूमि के लिए वो अच्छा है। तो कार्बनिक कार्बन उनके लिए खाने जैसा, खाना भोजन जैसा है। पर्यावरण के लिए लाभ, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक है। तो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग, इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो आज सब मनुष्य जाति के लिए वो टेंशन वाला काम है। तो जब मिट्टी में कार्बनिक कार्बन रहेगा, तो ये जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कंट्रोल या स्टेबल करने में मदद करेगा। तो हम रेनोवियंस कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को एकत्रीकरण करने और मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को मिट्टी में प्रवेश करने में आसानी हो जाती है। आज बहुत सारा केमिकल यूज करने से मिट्टी जो बन गई है, वो सख्त बन गई है, रूखी बन गई है। इसलिए पौधों के जो जड़ होते हैं ना, वो अंदर जाने के लिए उनको तकलीफ होती है। जब जड़े ही अंदर नहीं जाएंगे, वो कहते हैं ना, मेरी जड़ें बहुत मजबूत है, कोई डायलॉग रहता है ना, मेरी जड़ें बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं मजबूत हूँ। तो जड़ें मजबूत रहेंगे, जड़ें अंदर तक जाएंगे, तभी फसल की पैदावार अच्छी होगी। ये एक उसके पीछे का लॉजिक है। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी में पीएच स्तर को नियमित करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन का काम क्या है? ये पीएच, हमारे बॉडी में भी पीएच लेवल है। हर एक लिविंग थिंग्स में पीएच लेवल रहता है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या वनस्पति हो। जो भी लिविंग थिंग है उसमें पीएच होना जरूरी है, और पीएच का समतोल होना बहुत जरूरी है। अगर पीएच गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा गया। कभी भी पेशेंट अगर बहुत सीरियस होता है ना, तो पहले पीएच लेवल उसका चेक किया जाता है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन का काम पीएच लेवल को संतुलित रखने में या नियंत्रित रखने में मदद करता है। जब हाइड्रोजन आयन मिट्टी में प्रवेश करते हैं, तो मिट्टी के कणों से जुड़े कैल्शियम आयन को हटा देते हैं, जिससे मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। यह अम्लता कई पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यह उन्हें पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है। हाइड्रोजन मिट्टी को हवादार बनाने में मदद करता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मिट्टी में मिलाया जाता है, तो यह ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मिट्टी के छिद्रों को खोलती है और जड़ों के लिए वातन में सुधार करती है। यह मिट्टी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाकर पौधों को अधिक स्वस्थ बनाने में मदद करता है। कुल मिलाकर मिट्टी में हाइड्रोजन के तत्व पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वे मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को हवादार बनाते हैं और पौधों के लिए आवश्यक है। इसके बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है, हम बिना खाना बिना पानी हम तो रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन हम 2 मिनट के ऊपर नहीं रह सकते। चाहे तो ट्राई करके देखिए, मुंह और नाक दबा के रखिए, 2 मिनट के ऊपर क्या हालत होती है। तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है। सॉरी, तो ये ट्राई मत कीजिए, ऑक्सीजन लेते रहिए और ज्यादा लीजिए। जितना श्वास ज्यादा अंदर लेंगे उतने हम सेहतमंद रहेंगे। तो मिट्टी में ऑक्सीजन पौधों की जड़ों और मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पौधों को पोषक तत्व और पानी अवशोषित करने में मदद करता है और मिट्टी को स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ऑक्सीजन पौधों की जड़ों और अन्य भूमिगत भागों के लिए आवश्यक है। यह उन्हें सांस लेने में मदद करता है, जिससे वे पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों को उपलब्ध करना और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करना। मिट्टी में उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो फसल, अगर किसान भाई कह रहा है आपको कि हमारी फसल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल रहे, मर रहे, तो आप झट से उनको बोले कि आपके मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी है। वो बोलेगा कि इतना सारा ऑक्सीजन है, मिट्टी में क्यों ऑक्सीजन चाहिए। कोई होते हैं बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, और स्मार्ट लोग होते हैं, तो उनको बोले हवा तो सब जगह पे, टायर पे हवा क्यों भरते हो, भगवान तो सब जगह है, मंदिर में क्यों जाते हो। क्योंकि इंसान को ना ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने के बाद ही उसको समझ में आता है। एक अच्छी बात समझाने के लिए आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। कुछ बुरा करने के लिए एग्जाम्पल देना नहीं पड़ता है। बुरा करने के लिए, दारू पीने के लिए कहीं पे भी क्या बोलते हैं उसका, कोर्स नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन लोग, तो आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना लोग समझते ही नहीं। तो मिट्टी में ऑक्सीजन कैसे देंगे, हमारे ग्रैनुल्स के द्वारा देंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मिट्टी में, यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ावा देता है। ऑक्सीजन पौधों को पोषक तत्व और पानी को जड़ों के माध्यम से अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक होता है और यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्तियों को हरा रंग देता है। आप डायरी पे लिख के लीजिए, अगर कोई बोल रहा है कि हमारे पत्ते पीले गिर रहे, अगर कोई किसान भाई बोलता है कि हमारे धान, हमारी जो फसल है ना पीली गिर रही है, पीली गिर रही है, तो आप बोले आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमतरता है। एक आयरन ने आपको बताता हूँ, एक मैंने लगभग 200 के ऊपर गांव को मैंने विजिट किया है और लगभग 1600 एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स यानी किसान भाइयों को मिला है। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि 1600 किसान भाइयों में से आज तक एक भी किसान भाइयों ने मिट्टी का परीक्षण नहीं किया है। यही तो हमें एजुकेट करना है। अगर हमें कमीशन मिल रहा है, बहुत ज्यादा कमीशन मिल रहा है, अगर आप ग्रैन्यूल 600 ग्रैन्यूल अगर आप बेचते हो, आज 28 तारीख तक हमारा 27 तारीख तक हमारा रिट्रीट का क्वार्टर चल रहा है। मान लीजिए 27 तारीख तक आप 600 बैग हमारे ग्रैन्यूल्स के बेचते हो, तो आपको एमआरपी के ऊपर लगभग 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और आपकी आईडी अगर 16% से है तो कंपनी से आपको 25 से 28 हजार तक मिलेंगे और आपका रिट्रीट भी हो जाएगा। तो इतना सारा किस लिए, आपको किसान भाइयों को समझाने के लिए। इतना सारा पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप किसान भाइयों को समझ आओगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन आप लिख लीजिए और उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए या स्टार कीजिए।
बहुत लोग किसान भाई बोलते कि हमारी फसल पीली गिर रही, तो नाइट्रोजन की कमतरता है और हमारे ग्रैनुल्स, हमारे पीजीपी उस कमतरता को पूरी तरीके से भर देंगे। मिट्टी में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्तियां को हरा रंग देता है, प्रोटीन और क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। क्लोरोफिल एक पदार्थ है जो पौधों में बाय बर्थ होता है, जो हरा रंग देने का काम करता है। अगर क्लोरोफिल ठीक तरह से काम नहीं, क्लोरोफिल का काम कैसे होगा? जब प्रकाश संश्लेषण ठीक तरह से होगा तो क्लोरोफिल वर्क होगा। क्लोरोफिल वर्क होगा तो पत्ते हरे भरे दिखेंगे। पत्ते हरे भरे दिखेंगे तो ही अनाज का उत्पाद डबल होगा। ये इतना सिंपल है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पीली पत्तियां, धीमी वृद्धि और कम उपज हो सकता है। यानी नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो उपज कम होगी, उपज कम होगी तो अनाज कम आएगा, अनाज कम आएगा तो किसान भाइयों को क्या होगा? बहुत नुकसान होगा। और ये सारा नुकसान किससे हो रहा है? यूरिया, डैप, पोटैश, ये आपके जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स है, उनके वजह से। अब नाइट्रोजन के फायदे क्या है? पौधों की वृद्धि। जब पौधों की वृद्धि होगी तभी अनाज आएगा। नाइट्रोजन पौधों को बढ़ाने में मदद करता है, खासकर हरी पत्तियां और तनों के विकास को बढ़ावा देते हैं। तने बढ़ेंगे, तने सेहतमंद रहेंगे तो फसल अच्छी रहेगी। क्लोरोफिल का निर्माण। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। प्रोटीन का निर्माण। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भी आवश्यक है, जो पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जैसे हम ज़ैंथ्रो क्यों लेते हैं? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो कितने सारे बीमारियां होगी। तो ये नाइट्रोजन प्रोटीन को भी बनाता है। उपज में वृद्धि। पर्याप्त नाइट्रोजन पौधों को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करता है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या क्या होता है? पीली पत्तियां। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों धीमी गति से बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में उपज कम हो जाता है। तो ये सारा आप इम्पोर्टेंट है। जब भी आप जाओगे तो सेल करने के इरादे से मत जाइए। आप जब ना सेल करने के इरादे से जाते हो ना, तो सेल कभी होता नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन आप किसी को हेल्प करने के इरादे से जाते हो, एक उस इंटेंशन से जाते हो। अगर आपको बेचना भी नहीं है तो भी आप एक की जगह पे 5 बैग बेच के आते हो। ये मेरे साथ हुआ है। तो ये सारा नॉलेज आप लेके जाएंगे तो आपके ऊपर किसान भाई विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप उनको सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखा रहे हो। कई लोग जूम सेशन ऑन करके बैठते हैं ताकि अपलाइन को पता चले कि मैं जूम पे बैठा हूँ, और बाद में 8 दिन या 15 दिन के बाद वही लोग फोन करते हैं, सर ये ऐसा पत्ते पीला गिर रहे, क्या करना है? अरे 8 दिन पहले तो बताया। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, जब भी आप जूम पे आते हो, चाहे वो अच्छा वक्ता हो या ना हो, आपको बताने के लिए, अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ तो 2 साल मैंने मेरे लाइफ के 2 साल दिए। तो इस नॉलेज को आप लेंगे तो आप बेहतर रेनोवेट बनेंगे और बेहतर सेल कर पाओगे। फास्फोरस। मिट्टी में फास्फोरस एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यह पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियां और फलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी होल पूरी फसल को अगर कुछ चाहिए तो फास्फोरस चाहिए। ये क्या क्या करता है? जड़ का विकास, प्रारंभिक वृद्धि। प्रारंभिक वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बीज बोया जाता है तो 100 बीजों में से 50 बीजों को ही फसल आती है, 50 बीज मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? फास्फोरस की मात्रा बहुत कम है। तो हमारा पीजीपी जो सीड ट्रीटमेंट देंगे ना, उसे 100 के 100 में भी जाएंगे, क्योंकि उसमें ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड है। ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये 18 तत्व उसमें आएंगे। तो प्रारंभिक वृद्धि, यह पौधों की प्रारंभिक वृद्धि को तेज करता है, जिससे वे जल्दी विकसित हो जाते हैं। फूल और फल उत्पादन। यह फूलों और फलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। फास्फोरस पौधों को कुछ बीमारियों से बचाने में भी
मदद करता है। उसके बाद में पोटेशियम, मिट्टी में पोटेशियम पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो उनकी वृद्धि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो आपको बहुत सारे बीमारी हो सकती है। वैसे ही फसल में अगर इम्यूनिटी कम है तो फसल के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगेंगे, फसल खराब हो जाएगी। तो ये नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करता है पोटेशियम, ये याद रखिए। पोटेशियम अगर नहीं, इसीलिए आप जब भी किसान भाइयों से मिलते हो तो उनको आप ना रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मिट्टी का परीक्षण कीजिए। होता क्या है मालूम है आपको? किसान भाइयों को पिछले 70 साल से उल्लू बनाते गया है, उल्लू। मैंने ये उल्लू शब्द इसलिए कहा है क्योंकि 50 60 70 साल पहले जब किसान खेती करते थे तो गाय का गोबर यूज करते थे, जिसके वजह से कभी भी कभी भी किसी भी फसल को अम, कीड़े, जो आज कीटनाशक आप किसान भाई हफ्ते में एक बार दो बार जो छिड़काव करते थे, तब गलती से एक बार लगता था, गलती से, और वो भी केमिकल वाला नहीं, वो भी पूरे तरीके से ऑर्गेनिक, जिसे कीटक वो फसल के पास नहीं आते थे, दूर ही चले जाते थे, तो उनका हत्या भी नहीं होती थी। आज किसान भाई लिमिट से ज्यादा, लिमिट से यानी लिमिट से बहुत ज्यादा अपना यूरिया, डैप, पोटेश यूज कर रहा है। मैंने देखा है कोई किसान भाई अपने 1 एकड़ में 2 बोरिया यूरिया डाल रहे हैं, कोई 4 बोरिया डाल रहा है, डैप के 6 बोरिया डाल ले रहे, कोई 5 डाल रहा है। फसल नहीं आ रही है तो बोरिया के ऊपर बोरिया फेंकते जा रहे। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अगर कोई रिलेटिव्स आए, कोई आपके पहचान वाले हैं, तो आप उसको कितना चाय पिलाते हो? यकीनन एक ही चाय। अगर वो बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है तो भी उसको आप एक ही चाय पिलाओगे, उसको दूध वाली चाय पिलाओगे, केटी पिलाओगे? क्या उसे आप 1000 कप चाय पिलाओगे कि हाँ ये मेरा बढ़िया दोस्त है, चलो इसका गला पकड़ा और ले पिए, 1000 चाय पिए? ऐसे नहीं होता है। तो आज अगर जमीन को सही मात्रा में आपने खाद नहीं दिया तो आप उसको ओवर कर रहे हो। 1 कप चाय के जगह पे आप 1000 कप डाल रहे हो, तो उससे होगा क्या? मराठी में एक कहावत है, अति तेते माती, यानी जब आप ज्यादा करते हो तो मिट्टी बन जाती है। तो ये ज्यादा डालने की वजह से पिछले 70 सालों से, और सब्सिडी, देखिए किसान भाइयों को गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी के नाम के ऊपर ना इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना ज्यादा खाद लगता ही नहीं है, ये तो मिट्टी का कत्ल कर रहे हैं, तो हमें बचाना होगा उस कत्ल खाने से। तो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है पोटेशियम की? ये वृद्धि और विकास और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। यह पानी और पोषक तत्वों को परिवहन में सहायता करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है और प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जिससे पौधों की उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है। तो यहाँ पे मैं फास्ट जाऊंगा। पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और तनाव सहनशीलता में सुधार करता है। पोटेशियम पौधों को सूखे, ठंड और नमक के तनाव से या नमक के तनाव का सामना करने में मदद करता है। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सल्फर, मिट्टी में सल्फर तत्व के कई लाभ होते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास में सुधार, उपज में वृद्धि, फसल की गुणवत्ता में सुधार और मिट्टी की संरचना में सुधार। सल्फर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल गठन और नाइट्रोजन निर्धारण सहित कई पौधों के कार्यों के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि और विकास, उपज में वृद्धि, अजैविक तनाव से बचाव यानी सूखा, ठंड और लवणता से, पोषक तत्वों को अवशेषण,
और फसल की गुणवत्ता में सुधार। जितने भी तत्व हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे मिट्टी में होने के कारण ये फसलों तक पहुंचा जाता है। तो हमारे जो ग्रेन्यूल्स है मिट्टी में इसलिए जाना चाहिए ताकि ये सारे तत्व उन मिट्टी में मिले। कैल्शियम, कैल्शियम जैसे हमारे हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे कैल्शियम हमारे पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है मजबूती के लिए। कैल्शियम मिट्टी के पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों की जड़ों के विकास, कोशिका भित्ति निर्माण यानी सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन ठीक तरह से नहीं, आपका मकान का दरवाजा ठीक नहीं है तो कोई भी तोड़ के अंदर आ जाएगा। अगर दरवाजा मजबूत है तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता है। तो कोशिका भित्ति यानी वो वॉल का काम करता है। वो अगर ठीक है ना तो कोई कीटनाशक मारने की जरूरत नहीं। पोषक तत्वों के अवशोषण मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करने और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फायदे अनेक है। यह पौधे के विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो क्लोरोफिल संश्लेषण, एंजाइम सक्रियता और पोषक तत्व के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा। क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा तो हरी पत्तियां आपको नहीं दिखेगा, हरी पत्तियां नहीं दिखेंगे तो बिल्कुल भी अनाज उगेगा नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन और शर्करा, शर्करा यानी क्या? शुगर, ग्लूकोज बनाते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को भोजन बनाने और पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने में मदद करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण। जब आप ग्रेन्यूल्स डालेंगे, ये 18 तत्व एक्टिव होंगे तो ये तो प्रकाश संश्लेषण ऑटोमेटिकली होगा। उसे हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो भी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आज केमिकल डाल रहा है तो केमिकल वाला ही ऑक्सीजन आएगा। इसीलिए आज कितने लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी फेलियर कितने हो रहे हैं। इसका सारा का सारा कारण क्या है? यही है कि आप क्या बोलते हो, लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा यूरिया, बहुत ज्यादा सल्फर, बहुत ज्यादा पोटेशियम, बहुत ज्यादा डीएपी, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। जब नाक से पानी ऊपर जाता है तो क्या होता है आपको पता है? ये नाक से ऊपर पानी चला गया है, अभी उसे नीचे लाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अगले जनरेशन को कुछ अच्छा देना है तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम किसान भाइयों को बताएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अच्छी खेती बाड़ी की है इसलिए हम लोग, मुझे लगता है 40-50 साल पहले वाले खाने में जो ताकत थी आज वो नहीं है। इसीलिए लोग 20-25-30 में गुजर जा रहे हैं। उसका कारण ही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, पौधों क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग के वर्ण की मदद से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल पौधों को उनका हरा रंग देता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल और पत्तियों के छिद्रों, स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। शर्करा और ऑक्सीजन का निर्माण, पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते। शर्करा पौधों का भोजन है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देता है। जैसे हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि वनस्पति दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको सफोकेशन होके आपकी जान भी जा सकते। तो पहले क्या कहते थे, बरगद के पेड़ के नीचे मत सो, वहां पे भूत होता था। तो भूत भी कुछ नहीं होता था, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखाई नहीं देता था तो कोई आके उसको मार के गया ऐसा लगता था वो भूत। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण से। ऊर्जा का भंडार, शर्करा को पौधों में ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसका उपयोग
वे अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? पौधों का भोजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन और पृथ्वी पर जीवन का आधार। अब आते हैं नेफ्थास केमिकल। नेफ्थास केमिकल क्या है ये समझना। आज अगर आप ये समझ के जब किसान भाइयों के पास जाओगे ना, तो आपको, मैडम क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बिल्कुल सर। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। कैरी। ओके, थैंक यू थैंक यू। नेफ्था नेफ्था केमिकल का मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और वो वर्ल्ड वॉर 1946 तक चला था, लगभग 5 साल चला था। तो जब वॉर होता है, जब युद्ध होता है, तो आपको लगता क्या है? सबसे ज्यादा लगता है वो दारू गोला लगता है, यानी एम्यूनेशन लगता है। और ये बनाया जाता है नेफ्था केमिकल से, जो ज्वलनशील है, यानी आग पकड़ने वाला, जल्दी आग पकड़ने वाला। आपने देखा एक बॉम्ब फेंका तो कितना बड़ा नुकसान करता है। तो ये नेफ्था केमिकल से उन्होंने बहुत सारा दारू गोला बनाया। और उसको बनाया किसने? इंसान ने। और इंसान लालची होता ही होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है। 100 में से 90% लालची ही होते हैं। थोड़ा लालच दिखाओ, लोग कहाँ कहाँ पैसा, आपने देखा है ना मनी रोटेशन में कितने लोगों ने लाखों गवाए, करोड़ों गवाए। तो उनको ऐसा लगा, साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये युद्ध कम से कम 10 साल चलेगा, तो उन्होंने ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन बनाया। और जब 1946 में युद्ध खत्म हो गया, तो ये लोग आ गए टेंशन में, अभी करना क्या है? तो इंसान लोमड़ी जैसा चालू भी होता है। तो उसने क्या किया? उसने इसको कन्वर्ट किया, इस दारू गोले को कन्वर्ट किया फर्टिलाइजर में, और इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड में, जो आज किसान भाई हमारे खेतों में मार रहे। और तब हुआ क्या, हमारे इंडिया में ये आने का कारण ये था कि लोग भूखमरी से मर रहे थे। लोगों को ना, कैसा था, लोगों का फायदा उठाया गया। जब टू थेरी नेशन हो गई, डिवाइड हो गया, तो तब तो इंटरनेट था नहीं, टीवी भी नहीं थे, तो लोगों तक आदान प्रदान, माहिती का आदान प्रदान होता ही नहीं था। तो जो ऊपर से छप के आता था वही सही है। तो तब क्या हुआ था, पूरे ब्रह्मांड में, यानी पूरे पृथ्वी पे, अगर सबसे बढ़िया जमीन कौन सी है, तो हमारी भारत की जमीन है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया यानी क्या? कुछ भी बो, कुछ भी उग जाता था, उसे कुछ देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसका फायदा उठा के जब यहाँ पे यूरिया भेजा गया, तो यूरिया ने काम कैसे कैसे आदमी, इंसान की सोच बदल देते। क्योंकि पहले तो खेती बाड़ी होती थी गोबर, गाय के गोबर से, और तब ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं थे, बैल जोता जाता था, तो बैलगाड़ी में बहुत कम मटेरियल बैठता था। तो लगभग 1 एकड़ के लिए 50 बैलगाड़ियां लगते थे गोबर लेके जाने के लिए। तो 50 गाड़ियां भरने में, वो लेके जाने में, उधर डंप करने में, और उसको फर्टिलाइज होने में लगभग लगभग 3-4 महीने चले जाते थे। तो जब यूरिया 1 किलो डाला गया, 1 किलो यूरिया जब खेत में डाला गया, तो गाय के गोबर से 50 बोरिया 1 एकड़ से आते थे अनाज, वो 100 बोरिया आने लगी, यानी डबल इनकम हो गया। तो ना बैल जोतने की नौबत आती थी, ना बैलों के गाड़ियों में वो गोबर डालना। इतना सारा मगजमारी करने से अच्छा मैं 1 ही किलो डालता हूँ। तो जितना आपको आसान हो जाता है ना, उतना इंसान क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है। वो आलसी हो गया, तो 1 किलो में डबल आना जाने लगा। तो ऐसे होते होते लोगों ने गाय का गोबर डालना कम करते गए और यूरिया डालते गए। तो एक बार 1 किलो में हो गया, लेकिन अगले इसमें उनको 5 किलो डालना पड़ा, यानी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद। ऐसे करते 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 आज किसान भाई 100-100 किलो डाल रहे, और 100 किलो डालने के बाद कहते कि हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो इसका कारण ये नेफ्था केमिकल है। आपको लत लगते ना, ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोगों को यही एग्जाम्पल। जब कोई इंसान शराब पीता है तो पूरे बोतल घटक नहीं जाता है, वो थोड़ा पीता है।
थोड़ा पीने के बाद और उसका क्वांटिटी बढ़ाता है, कुछ दिनों के बाद और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है, और बाद में क्या कहता है, अरे मैंने इतना पिया मुझे लगा ही नहीं। तो शरीर को तो आदत बन चुकी है, आप कितना भी डालोगे उसको आदत बन चुकी है कि ये आएगा ही आएगा, और शरीर उसको बाहर फेंकने का, उस अल्कोहल को बाहर फेंकने में अपना ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो लीवर डैमेज क्यों होगा? क्योंकि लीवर का काम है कि सारा गंदगी बाहर फेंकना, तो आपने उसको लीवर को ज्यादा काम दिया है। तो मिट्टी में अगर आप यूरिया डैप पोटैश डाल रहे हो तो आप उसमें बहुत सारा शराब डाल रहे हो, जिसके वजह से उसका लीवर खराब हो रहा है। आप ये भी एग्जांपल आप उनको दे सकते हो। तो नेफ्था केमिकल, नेफ्था इज अ फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील लिक्विड है, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, डाइल्यूएंट और रॉ मटेरियल फॉर गैसोलीन प्रोडक्शन, यानी गैसोलीन तैयार करने में। हमारे यहाँ पे गैसोलीन यूज नहीं होता है, गैसोलीन यूएसए में यूज होता है, इसीलिए हमें जो भी ये आता है ना कचरा, वो यूएसए से ही आता है, इसीलिए उनका डॉलर ऊपर जा रहा है। क्योंकि हम इंडियंस है ना, हमारे खुद के भाई के ऊपर विश्वास नहीं होता है, बगल वाले के ऊपर हमारा बहुत विश्वास होता है। भाई भले हमारा खून हो, लेकिन हमारा विश्वास बगल वाले के ऊपर होता है। वैसे ही हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बनाए जाते ना, तो हम लोग बोलते फालतू है, अरे मैंने जर्मनी से लाया, अरे मैंने यूएस से लाया। अरे आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो रेनोटस इंडियन है, बी इंडियन बाय इंडियन, ये सोच रखे तो हमारे देश भी बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। तो हम रेनोवियंस बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे विष को, हम इस जहर को हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद में हम किसान भाइयों की आय डबल कर रहे हैं। जो अनाज मार्केट में आएगा उससे हम इंसानों की मदद कर रहे हैं अच्छा खाना देने में। और ये इंडियन कंपनी होने के, भारतीय कंपनी होने की वजह से हमारे देश के इकोनॉमी में हम बहुत तगड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं रेनोवेंस। इसीलिए तो हमारी कंपनी ग्रो करते जा रही है, क्योंकि हम और आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे रिनोवेंस, आपने एक बैग भी अगर ग्रेनुल्स के आप बेचते हो तो आप उसके हकदार हो एप्रिसिएशन के। इट इज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेशन। तो हम ये आगे बात करेंगे। इज नेफ्था यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? मैंने आपको बोला मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने गूगल पे ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको इंग्लिश में रखा है। तो इज नेफ्था यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैंने क्वेश्चन पूछा है। और ये जो भी जानकारी है सुहास देशपांडे या रिनोटस वेलनेस की नहीं है, ये जानकारी मैंने बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से मैंने लिया है। जो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज है वहां से लिया है, बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे खेती में जो बीएससी एग्रीकल्चर है या एमएससी एग्रीकल्चर है उनसे बात करके जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक चीज सत्य है। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको एक बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो भी लिखा है वो पत्थर पे लकीर जैसी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि नेफ्था केमिकल यूज होता है क्या? अभी नेफ्था केमिकल बनता है कैसे? जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसको फिल्टर किया जाता है रिफाइनरी में। तो जब फिल्टर किया जाता है तो पहला एविएशन फ्यूल आता है। एविएशन फ्यूल यानी हमारा जो फ्लाइट में आप जाते हैं ना विमान से, उसका फ्यूल, इसी बहुत कॉस्टली होता है, वो बहुत प्योर होता है। उसके बाद में आता है पेट्रोल, उसके बाद में आता है डीजल, उसके बाद में आता है टार, यानी वो रास्ते पे डालते हैं ना, हम मराठी में डांबर कहते हैं, आप क्या कहते हैं पता नहीं, तो टार। और उसके बाद में जो आता है ना वो आता है नेफ्था केमिकल। तो आप समझ सकते हो सारा कचरा निकालने के बाद जो बचा, सारा कचरा बचा है ना, सब निकालने के बाद, अच्छा ही निकालने के बाद वो कचरा है। जब आप यूरिया डालोगे तो आप 1 किलो यूरिया डालोगे तो 20 लीटर पेट्रोल डालने का ही हिसाब है। यस। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने कहा यस, आप गूगल में पूछ सकते हो इज नेफ्था यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें गूगल पे बहुत भरोसा है। यस, नेफ्था इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्राइमरीली एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग
पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स में इसका यूज होता है। नेफ्था इज अ हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स दैट कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से, जैसे मैंने बताया, एंड इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो आप समझ सकते हो किसान भाई जो डाल रहे हैं ना, वो तो जहर ही डाल रहे हैं। अब आपको पता चल गया। अब आते हैं हम, हमें ना इंसान को ना कंपैरिजन करना बहुत अच्छा लगता है। तो काउडंग, ये कंपैरिजन है। काउडंग क्यों क्यों इंपॉर्टेंट? काउडंग यानी गाय का गोबर। क्यों भैंस को भैंस माता नहीं कहा जाता है? क्यों बैल को बैल माता क्यों नहीं कहा जाता है? गौ माता ही क्यों कहा जाता है? कभी आपने सोचा है? भू माता और गौ माता क्यों? क्योंकि गाय से जो गोबर निकलता है वो भूमि के लिए, हमारी जमीन के लिए परफेक्ट है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल किसान भाई गाय का गोबर नहीं मिलता है, इसलिए भैंस का और बैल का गोबर डाल देते और बोलते मैंने गोबर डाला और फसल नहीं आ रही है। अरे कैसे आएगी भाई? आप तो डाल ही रहे गलत। अगर मान लीजिए किसी को अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का तकलीफ है और आप उसको इमोजन देते जा रहे हो और वो बोल रहे हैं मेरे को ठीक ही नहीं हो रहा है, अरे आपको कड़ाई देना पड़ेगा ना। आप दे ही रहे हो गलत। ऐसे नहीं कि इमोजन काम नहीं करेगा, लेकिन इमोजन का काम ही अलग है, वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं करेगा। आप दे रहे हो गलत और अपलाइन को फोन करके पूछ रहे हो सर इसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, 5,400 रुपए कितना अरे आप गलत दे रहे हो तो क्या होगा? तो किसान भाई भी ऐसे करे, अरे हमने इतना गोबर डाला, इतना गोबर डाला, फिर भी अरे तू डाल ही रहा है गलत, तो आएगा क्या? तो काउडंग, तो काउडंग में क्यों? काउडंग इज अ वैल्यूएबल सॉइल amendment primarily because it's rich in essential plant nutrients। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके बैल के गोबर में और भैंस के गोबर में नहीं मिलेगा, ये गाय के ही गोबर में मिलेगा, इसलिए उनको माता कहा जाता है। क्या न्यूट्रिएंट्स है इसमें? लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। हम जो किसान भाई एनपीके डाल रहे हैं वो कौन सा डाल रहे हैं? केमिकल वाला डाल रहे हैं। हमें कौन सा डालना है? हमें ऑर्गेनिक डालना है, जो हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो रेनोटस ने बायोनेटस बनाए। दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सेंद्रिय है, ये ऑर्गेनिक है। हेल्प इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, क्या करता है? सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है। एनहांस वाटर रिटेंशन, यानी सूखे में भी पानी को बचा के रखता है। एंड प्रमोट बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जो जमीन में सूक्ष्म जीव है जो जमीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बेनिफिट करता है। तो काउडंग मैंने इसलिए बताया क्योंकि काउडंग में ही होता है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। तो आपको लगा होगा ये काउडंग के बारे में क्यों बता रहा है। तो मैं आपको डीपली नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जब किसान भाइयों के पास जाए तो आपको फोन करके अपलाइन को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। किसान भाई आपके मुंह की तरफ देखता ही रहे, अरे भाई इसको इतना नॉलेज कैसा है। तो काउडंग में होता है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड, आप लिख सकते हो। जो लिखेगा ना वही चैंपियन बनेगा, वही लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर बनेंगे, वही बनेंगे मेघराज शर्मा सर, वही बनेंगे हरविंदर काका सर, वही बनेंगे बड़े बड़े हस्तियां, क्योंकि वो नॉलेज लेके जाते हैं। जब आप उनके सेमिनार सुनते हो तो नॉलेज की बात करते हैं ना, जो हमें पता नहीं है वही हमें बताते हैं। सारा तो सारा बुकों में पढ़ा है, आप बुक्स पढ़ी है। जो लोग बुक पढ़ते हैं वही एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल बनते जा रहे हैं। जो बुक नहीं पढ़ रहे उनका ये एसोसिएट और डायरेक्टर 100 होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड का काम क्या है? कृषि में ह्यूमिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता और पौधों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, पानी को बनाए रखने की क्षमता बढ़ाता है
और पौधों को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। अभी मैंने जो रामायण आपको बताया 9 तत्वों के बारे में, ये सारे 9 तत्व किसमें मिलेंगे? आपको ह्यूमिक एसिड में और फॉल्विक एसिड में मिलेंगे। तो अगर मैं ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करूंगा या पीजीपी के बारे में बात करूंगा तो इसमें है क्या? इसमें है ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का काम क्या है? उन 9 तत्व जो मैंने आपको अभी 1 घंटे आधा घंटे से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड के लाभ: मिट्टी की संरचना में सुधार। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ों के विकास अच्छे होते हैं और हवा पानी का आदान प्रदान होता है। पानी की धारणा क्षमता में वृद्धि: यह मिट्टी में पानी को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधों को सूखे के प्रति सहनशीलता मिलती है। पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण: ह्यूमिक एसिड पौधों को मिट्टी से पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे पौधों का विकास और वृद्धि अच्छी तरह से होती है। पौधों की वृद्धि और विकास या पौधों की जड़ों, शाखाओं और पत्तों के विकास में सुधार करता है, जिससे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छे हो जाते हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि: ह्यूमिक एसिड का उपयोग फसल उत्पादन में वृद्धि करता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है। ये आप बता सकते हो, ह्यूमिक एसिड होने के कारण फसल में की उत्पादन होगी तो आपकी आय बढ़ेगी, आपको लाभ होगा। ये आप बता सकते हो। पौधों को रोगों और कीटों से बचाओ: यह पौधों को रोगों और कीटों से बचाव में मदद करता है, जिससे पौधों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो इतना सिंपल है ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड क्या काम करते हैं। ये काम उन मिट्टी में से जो 18 एलिमेंट्स 18 तत्व है उसको एक्टिवेट करेंगे। हमारा जो ग्रेन्यूल्स है इसीलिए एक्टिव करेंगे, भूमि ही काम करेंगे। ये एक्टिव करने का माध्यम है हमारा ग्रेन्यूल्स। ह्यूमिक एसिड का उपयोग कैसे, इसका उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग करेंगे एक तो मिट्टी में मिलाकर, यानी आप मिट्टी में, हम ग्रेन्यूल्स कैसे छिड़कते, मिट्टी में डालते हैं और 1 एकड़ में छिड़कते हैं, या आप ड्रिप के यानी सिंचाई के माध्यम से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमारे ग्रेन्यूल्स तो सिंचाई के माध्यम से नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा जो पीजीपी है ना उसमें भी ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड है, वो आप ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हो। पौधों पर कैसे करना है? मिट्टी में तो हमने बता दिया, एक तो ड्रिप से कर सकते हैं या मिट्टी में डाल के। पौधों पर आप इसका पत्तियों पर छिड़काव करके, जैसे हम पीजीपी और एसपी छिड़काव करते हैं। बीज उपचारण में भी ह्यूमिक एसिड को घोल के भिगो कर भी लगाया जा सकता है, जैसे कि हम पीजीपी 5 ml 1 kg बीजों के ऊपर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फॉल्विक एसिड का काम क्या है? कृषि में फॉल्विक एसिड का उपयोग पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी की संरचना को सुधार, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में और पौधों को तनाव से बचाने में मदद करता है। फॉल्विक एसिड खनिजों और अन्य पोषक तत्वों को बांधकर उन्हें पौधों के लिए अधिक उपलब्ध कराता है। सॉरी, मान लीजिए खनिज यानी क्या? मिनरल्स। अगर हमारे शरीर में मिनरल्स नहीं है, मान लीजिए कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम इज अ मिनरल, तो हड्डियों में तकलीफ होगी। आयरन क्या होता है? आयरन खून की कमी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपका आयरन कम है, आयरन इज अ मिनरल्स। तो फॉल्विक एसिड जो खनिज है और अन्य पोषक तत्वों को बांधकर पौधों को देगा तो उपज आएगी। मिट्टी की संरचना में सुधार: यह संघ मिट्टी को ढीला करता है, पानी की घुसपैठ और वायु संचार में सुधार करता है। फॉल्विक एसिड पौधों की जड़ों को मजबूत और तेजी से विकसित करने में मदद करता है। हम जब भी ग्रेन्यूल्स डालेंगे या पीजीपी का उपयोग करेंगे तो ये सारा होना ही होना है। पौधों के यह पौधों के चयापचय यानी डाइजेशन और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। फॉल्विक एसिड पौधों को सूखा, तापमान और अन्य तनावों के प्रति अधिक सहनशील करता है। यह बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है और अंकुरण दर को बढ़ाता है।
अभी देखिए, जब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो इसका फायदा क्या होगा? जब पीजीपी के साथ सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जब किसान बीज बोता है ना, तो 100 बीजों में से 50, 60 या 70 बीजों को ही बीज अंकुरित होते हैं। बाकी के 30, कहीं कहीं 40, कहीं कहीं 50 और कहीं कहीं 60% नुकसान होता है, बीज अंकुरित ही नहीं होते। जब पीजीपी के साथ इसका सीड ट्रीटमेंट करके ये डालेंगे ना, तो 100 के 100% बीजों को अंकुरित होगी। तो आप समझ सकते हो क्यों कंपनी कहती है कि किसान भाइयों की आय दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड है जो बीज अंकुरित का काम करेगा 100%। फॉलिक एसिड पौधों की उपज को बढ़ाता है, फल का आकार और रंग बेहतर करता है और फल गिरने को कम करता है। आपने देखा होगा आम के सीजन में, अगर आप आम के बागान में गए तो बहुत छोटे छोटे आम गिरते हैं, या नारियल के पेड़ से बहुत छोटे छोटे नारियल गिरते हैं। वो बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाइयों को, क्योंकि फॉलिक एसिड ना होने के कारण उन फल गिरने लगते हैं। तो हम जब ग्रेनुल्स देंगे, हम पीजीपी एसपी देंगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए एक पेड़ से 100 फल गिर गए छोटे छोटे, तो 100 फलों का तो नुकसान हो गया ना। अगर वो 100 फल झाड़ के ऊपर ही रहेंगे तो उसको फायदा होगा। तो ये आपको बताने के लिए, आपको ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या काम करते हो आपको बताना बहुत जरूरी है। यह पौधों को बीमारियों से बचाता है। फॉलिक एसिड का प्रयोग कैसे करना है? मिट्टी में डालकर, या पौधों के ऊपर, पत्तियों पे ऊपर स्प्रे कर कर, या ड्रिप इरिगेशन से आप कर सकते हो। उसके बाद में बीमारियां, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत सारे कुछ बीमारियां हैं, आप देख सकते हो। ये सारी बीमारियां ये सारी बीमारियां फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो ये बीमारियां आएंगे क्यों? क्योंकि आपके मिट्टी में वो 9 तत्व बिल्कुल भी नहीं है। अभी बायोनेट्स, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये गलत पीपीटी है। क्योंकि जब पहली बार हमें बताया गया था, पहली बार जब लॉन्च हुआ था और तब लिया गया था जूम सेशन, कि आप ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड से यूज करके आप कर सकते हो। लेकिन जब साइंटिस्ट जब आए थे, तब उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न देके बोला है कि ये किसी भी केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे करना नहीं है। आप लिख के लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो और आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अभी आप पूछेंगे तो आपने इसको एडिट क्यों नहीं करवाया? क्योंकि कल और परसों मेरा सुबह 8 बजे सेशन था कमांडो ट्रेनिंग में, और कल पूरा दिन मैं फील्ड में था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये मेरी बड़ी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं जो आप बताने जा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। बायोनेटस एसपीए क्या है? स्प्रेडर, पेनिट्रेटर और एक्टिवेटर है। स्प्रेडर यानी क्या? क्या स्प्रेड करेगा? जब आप एसपीए पीजीपी के साथ स्प्रे करते हो, तो उसको स्प्रे करने के बाद उसको पत्तियों से लेके, तनों से लेके रूट तक लेके जाने का, उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो ये स्प्रेडर का काम करता है। पेनिट्रेटर क्या? पेनिट्रेटर यानी अंदर घुसना। तो अभी इस पत्तियों के ऊपर मारा है तो अंदर जाना पड़ेगा ना, शरीर के अंदर जाएगा तभी तो ट्रैवल करेगा। तो ये पेनिट्रेट करता है। और एक्टिवेट क्या करता है? जो पीजीपी में न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड बाहर से और अंदर से मिले। ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो जमीन से मिलेगा, ये स्प्रे करोगे। तो अभी इसका यूज कैसे करना है? आपको 10 ml पीजीपी के साथ इसको मिक्स करना है, और जो भी बताया गया है 15 लीटर के पंप में डालना है। 10 ml, 40 ml पीजीपी, 10 ml एसपीए,
40 ml पीजीपी, ये जब आप घोल मिलाकर आप स्प्रे करोगे, नॉर्मल अगर यील्ड है, नॉर्मल यील्ड यानी 6 इंच से लेके 12 इंच या 2 फीट तक है, तो आप 1 एकड़ में 12 पंप आप स्प्रे कर सकते हो, 12 पंप। अगर आपको सही ढंग से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कोई पैसे बचाने के लिए 2 पंप कर रहा है, 3 पंप कर रहा है और रिजल्ट आ रहा है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप सही मात्रा में खुराक दोगे। अगर आप 4 रोटी खाने की क्षमता रखते हो और आपको आधा ही रोटी दे दिया, तो क्या आपको वो एनर्जी मिलेगी? आप सोच सकते हो। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हो तो आपको 200 लीटर पानी में 80 ml इसको डालना है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, अभी सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, मैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पीजीपी में हमारे फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में है और संतुलित मात्रा में। तो सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको 5 ml पीजीपी लेना है और 1 किलो बीज के लिए आपको 5 ml पीजीपी लेना है, पानी में डाल के उसको घोलना है अच्छी तरीके से, उसमें बीज डालना है और आपको बीज बोना है। ये प्रक्रिया बीज बोने के 1 घंटे पहले होनी चाहिए। अगर आप रात को भिगो के रखेंगे तो आपका बीज का सत्यानाश हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट ने बोला है। तो जो साइंटिस्ट बोलते हैं वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 घंटे पहले आपको 5 ml पानी में डाल के उसे अच्छे तरीके से घोल के आपको उसमें बीज डालने। तो 1 केजी बीज के लिए 5 ml, अगर 10 किलो डाल रहे हैं तो 50 ml आपको डालना पड़ेगा। ये इजी कैलकुलेशन है। फॉइलर स्प्रे आप भूल जाइए। ड्रिप इरिगेशन में आपको क्या करना है, आपको 200 लीटर में 1 लीटर पीजीपी डालना है। अगर ड्रिप कर रहे हो तो, सिंचाई कर रहे हो तो 200 लीटर ड्रम में आपको 1 लीटर डालना है। और मैंने आपको बताया पीजीपी और एसपीए का मिलन बोला है, 10 ml एसपीए, 40 ml पीजीपी। आपको कैसे यूज करना है उसका मैं वीडियो आपको अंत में दिखाऊंगा। बायोनेटस ग्रैन्यूल, इसका ये एक एडवांस ऑर्गेनिक मिट्टी सुधारक है जिसे नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। यह मिट्टी की बनावट को सुधारता है, पौधों को सेहत को बढ़ाता है और फसल की पैदावार को अधिकतम करता है। यह एक सॉइल कंडीशनर की तरह काम करता है, मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों को संतुलन वापस लाता है और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है। अगर अभी पैडी का सीजन चल रहा है, सर मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैफिक टॉपिक है। क्या मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? जी सर, जी सर, आप ले सकते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि हमारे लगभग 2000 पार्टिसिपेट सुन रहे हैं अभी तक, और जिनको ये पूरा नॉलेज चाहिए वो बैठेंगे हमारे साथ। जी सर। क्योंकि क्योंकि मुझे जब मैं पीपीटी ऑन करता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में सर सर हाँ जी 10-15 नहीं, आप आराम से आधा घंटा भी लोगे तो भी चलेगा। और दूसरा एक चीज और क्लियर कर देना कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, ग्रेनुअल के साथ पीजीपी का स्प्रे कर देते हैं, ग्रेनुअल भी उसी टाइम डाल देते हैं और पीजीपी, वो दोनों भी स्टक कर देते हैं फसल को। ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देना लास्ट हाँ में। वो क्लियर करूंगा, ये इसी पीपीटी में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युअल का काम अलग है और स्प्रे का काम अलग है। आप मुझे बताइए, आप सुबह का नाश्ता और रात का खाना एक ही टाइम पे करते हो? थोड़ा मैसेज कीजिए, मैं थोड़ा मैसेज देखना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। क्या आप सुबह का नाश्ता और रात का खाना एक साथ करते हो? कितने लोग हाँ कहते हैं, देखेंगे। बिल्कुल नहीं, पक्का? तो यही है, ये हमारा ग्रेनुल्स का काम। अगर आपको देखिए, ये अभी आया है
ऑलरेडी किसान भाइयों ने फसल लगाई भी है, लेकिन इसका सही तरीका अगर पैडी में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ग्रैन्यूल्स को कब डालना है? ग्रैन्यूल्स को आपको डालना है लगभग बुनाई के पहले 45 दिन पहले डालना है, 45 दिन। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम नहीं है तो 21 दिन तो पहले डालिए। होता क्या है, आप तुरंत डाल रहे हो, तुरंत बो रहे हो और बोल रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप जब मान लीजिए आपकी शादी तय हो गई है, कल आपकी शादी है, तो आप जो सामान खरीदी करोगे, शॉपिंग करोगे, शॉपिंग, कल आपकी शादी है, कल ही आप शॉपिंग करोगे और कल ही शादी करोगे? क्या ये मुमकिन है? अगर आपकी शादी 1 महीने बाद है तो आपको शादी के लिए कार्ड छपवाना, शॉपिंग करना, कितने लोगों को बुलाना है, उसको लिस्ट बनाना, ये सारे के लिए आपको टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये इतना सिंपल लॉजिक है, इतना सिंपल लॉजिक है। अगर आप 45 दिन, आपको 2 महीने के बाद शादी, तो आपको 2 महीने मिलेंगे, आपको रिलैक्स होगा। लेकिन झट मंगनी पट ब्याह में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को छूट जाते हैं, बाद में रिलेटिव्स का ताने सुनने पड़ते हैं, अभी तू तो बड़ा हो गया। तो ऐसे ही है, मिट्टी में बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा केमिकल का यूज किया गया है। जो किसान भाई होते हैं ना, आत्महत्या करते हैं, वो जहर बाहर से नहीं मंगाते, ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स है ना, वही पी के वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, 70 साल का कचड़ा निकालने के लिए आप ग्रैनुअल्स डालोगे और दूसरे दिन पूछोगे कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो 45 दिन, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप अगर किसान भाइयों को बताएंगे, आपको कम से कम 21 दिन या 45 दिन, इसके बीच में अगर डालेंगे तो मट्टी को जो केमिकल गया है उसको न्यूट्रलाइज करने में उसको टाइम मिलेगा, ग्रैन्यूल्स को। जब वो न्यूट्रलाइज करेगा, तभी तो जमीन के, भूमि के अंदर से जो 18 तत्व है, वो एलिमेंट्स है, वो ऊपर आने में मदद होगी। आपने उसको बंद कमरे में बंद किया है, अभी उसका ताला खोलना पड़ेगा ना, ताला खोल के उसको ओपन करना पड़ेगा, वो झाड़ू लगाना पड़ेगा, तभी तो इसको टाइम लगता है। तो आप ग्रैन्यूल्स जितने पहले डालते हो, उतना भूमि को ज्यादा उपजाऊ बनने में, बहुत सशक्त बनने में ताकत मिलेगी। और उसके बाद में आप जब बीज बोएंगे, हमारे पीजीपी के साथ सीड ट्रीटमेंट करके, तो आपको 100% बीज का अंकुरित होगा। की हाइलाइट्स क्या है? मिट्टी को नरम और हवादार बनाता है। अभी जब ये आप 45 दिन पहले डालेंगे ना, तो ये सारा काम होगा। आप आज डाल रहे हो और तुरंत पीजीपी और एसपीए का स्प्रे कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अभी मान लीजिए आपने ऑलरेडी फसल लगाई है, उसमें भी आप डाल सकते हो, लेकिन जो काम फसल लगाने के पहले डाल के जो फायदा मिलेगा, उतना फायदा लगाने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आपने केमिकल छिड़काव किया है। और हमारे जो ग्रैन्यूल्स है ना, वो 6 महीने तक रहते भूमि में, 6 महीने तक एक्टिवेट होते रहते, एक्टिवेट होते रहते। तो फसल लगाने के बाद आप डालोगे तो नुकसान कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो, वो तो पट मंगनी छठ बिया वाली बात हो गई, जो आप डालोगे ना, फसल अगर पहले ही लगाए और उसमें, और आप 45 दिन पहले डाले, तो आपका इन एडवांस मैरिज फिक्स हुआ है और आपको टाइम मिला है, ऐसे आप इसको ले सकते हो। मिट्टी को नरम और हवादार बनाता है। जब नरम और हवादार बनेंगे तो जो जड़ें है, बहुत अंदर तक जाने में मदद होगी। मिट्टी की बनावट को सुधारता है, जिससे वो फूली फूली और उपजाऊ हो जाती है। इसलिए अब पैडी का सीजन है, तो पैडी कोई बीज भी बोता है, और कोई उसको, हम यहाँ नट्टी बोलते हैं, यानी पनेरी, मुझे लगता है पनेरी आप बोलते हो, पनेरी करते हैं। तो अभी 1 महीने के बाद अगर आप पनेरी बोने वाले हैं, तो अभी आप ग्रैन्यूल्स डालिए।
उसके बाद में आप रोटर चलाइए ताकि ग्रेन्यूल्स मिट्टी के अंदर कम से कम 3 से 6 इंच जाना जरूरी है, क्योंकि उतने अंदर तक तो हमारा केमिकल ऑलरेडी जा चुका है, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, क्योंकि सालों से 60 सालों से क्या बोलते हैं केमिकल यूज किया जा रहा है। तो जितना अंदर जाएगा उतना प्रॉफिटेबल रहेगा, फायदेमंद जीवाणु को बढ़ावा देती है। पौधों की बढ़ावा के लिए जरूरी अच्छे बैक्टीरिया को फिर से सक्रिय करता है। आज देखिए, हम मराठी में गांडुल कहते हैं, जैसे छोटे छोटे सांप जैसे रहते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद मुझे पता नहीं है, तो वो लगभग ना के बराबर हो चुके, ना के बराबर हो चुके, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। वो तो किसान भाइयों के सच्चे दोस्त है। पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है, सूखे में नमी बनाए रखता है और ज्यादा बारिश में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है। जब मिट्टी स्पॉन्ज जैसी नहीं होगी तो कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा बारिश गिरने के कारण पानी खेत में ही रहता है, जैसे कि बाढ़ आई जैसे लगते, पानी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जमीन को इतना सख्त बना दिया है आपने, यूरिया डैप पोटेश डाल ग्लास के ऊपर आप पानी डालोगे तो वो ग्लास से पानी नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन छलनी के ऊपर पानी डालोगे तो बिल्कुल अंदर जाएगा। तो ये काम स्पॉन्ज जैसा करेगा। स्पॉन्ज आपने देखा है, स्पॉन्ज जब पानी में डालते हो और निकालते हो ना, जितना स्पंज को चाहिए उतना पानी लेता है और बाकी का वो छोड़ देता है। जब आप उसको निचोड़ोगे तभी वो पानी निकलेगा। तो जब आप ग्रैन्युल्स डालेंगे तो स्पंज जैसा काम करेगा। जितना पानी चाहिए तनों के लिए, अपने रूट्स के लिए, सॉरी, उतना पानी वो रखेगा और बाकी का पानी जमीन में रिसाव करेगा। अभी जब ये पानी जमीन के अंदर जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? वो जाएगा आपके बोरवेल में, आपके वेल में जाएगा। तो ये फायदा होगा या नहीं होगा? अगर पानी बाष्पीकरण होकर ऊपर चला गया तो उसका फायदा नहीं, लेकिन जमीन में गया तो ग्राउंड वाटर लेवल तो बढ़ेगा। वैसे किसान भाई तो रेन हार्वेस्टिंग करते ही नहीं है। तो हमारे ग्रेनुअल के वजह से और एक फायदा हो जाएगा। तो कितना पुण्य का काम हम कर रहे। मिट्टी को जहरीले रसायन से मुक्त करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लिख के लीजिए, आप छाती ठोक के बताइए कि आप ग्रेनुल्स डालिए, आपके जितने जहरीले रसायन केमिकल्स है ना, इस सारे को ना ये लट लगा के भगा देगा। ये डीएपी यूरिया जैसे खादों से जमा हानिकारक केमिकल को निकालता है। अभी पता चल गया। हाँ, अभी होता क्या है मालूम है, हम इंसान इतने इम्पेशेंट हो चुके, इम्पेशेंट, जैसे कि ऐसे डाला के ऐसे रिजल्ट चाहिए, ऐसे डाला के ऐसे रिजल्ट चाहिए। ऐसे नहीं होता है भाई, इसको टाइम लेगा। 70 साल का कचरा आपको निकालना है। क्या ये एक दिन में हो सकता है? क्या एक महीने में हो सकता है? क्या एक साल में हो सकता है? लेकिन हमारा जो ग्रेन्युल्स है ये मिरेक्युलस है। मैं उसको आपको बताता हूँ। जब आप ग्रेन्युल्स डालेंगे ना तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता रहेगा अभी, सर क्या हम यूरिया डैप पोटेश बंद करें? बिल्कुल नहीं, आपको बंद नहीं करना है। आपको उसको आधा करना है, उसकी क्वांटिटी कम करनी है। क्योंकि कोई भी आदत, इंसान हो, जानवर हो या भूमि हो, एक बार लगी तो उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए एक शराबी है, 20 साल से शराब पी रहा है और उसे तुरंत आपने कहा कि आप बंद कर दो, क्या ये पॉसिबल है? आप देखते हो छोटे बच्चे रहते, नाखून चबाते रहते, तो माता पिता उसको डांटते रहते, वो तुरंत छोड़ता नहीं, उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो भूमि में 60-70 सालों के सुहास दादा, सर, हाँ जी, काफी सारे ना लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ग्रेनुल कब डालना है, पानी में डालना है, पहले डालना है, बाद में डालना है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ सबको हाँ जी, कि जो एक्चुअल में इसकी जो राइट वे है इसका, वो जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले या 20 दिन पहले या 2 महीने पहले, क्योंकि जैसे गोबर का गोबर खाद हम लोग डालते हैं ना, पहले हाँ ही जी, डालते हैं हर फसल के पहले, ताकि वो बिल्कुल, अच्छे से गल जाए, मिक्स हो जाए। तो
ऐसे ही हमारा ग्रेनुअल का भी काम है। ग्रेनुअल भी हम लोग पहले डालेंगे तो ज्यादा काम करेगा, ये इसका राइट वे है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बाद में भी डाल सकते हैं। हाँ, राइट वे है कि पहले डालिए, फसल से फसल बोने से पहले लगाइए, उसको पूरा प्रॉपर बुआई करके। लेकिन अगर पहले नहीं डाल पाए तो बाद में भी डाल सकते हैं। बाद में भी, जैसे अभी पनीरी के बाद धान लगेगा, अभी जीरी लगेगी, है ना, चावल लगेगा। कोई जीरी बोलता है पंजाबी में, कोई हिंदी में चावल बोलता है, कोई धान बोलता है ना। अलग अलग भाषा है, अलग अलग स्टेट की, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो अगर आप जब पानी लगाना है, पानी छोड़ना है, पानी भरना है, फिर कद्दू होता है उसका, अ, उससे एक्चुअल विधि तो उसके पहले है कि पानी लगाने से पहले आप इसको डालिए प्रॉपर। लेकिन अगर कोई नहीं डाल पा रहा उससे पहले, उसको नहीं पता, जहाँ हम अप्रोच नहीं कर पाए उसको, तो धान लगने के बाद भी ग्रेनुअल जा सकता है किसी भी फसल को लगने के बाद में। मैंने एक वीडियो देखा था जो अंकुश जी, नितिन जी और हमारे अविनाश शर्मा जी ने बनाया था। एक मक्के का फसल था, मक्की की फसल थी। तो वहां पे वो जो उनकी अ, जमीन थी, एक कोना था जो बंजर था, जिसको बंजर को और क्या बोलते हैं, जहाँ फसल कम होती है, मतलब खराब जमीन थी। उस जमीन में तत्व खत्म हुए थे, कोई फसल नहीं वहां पे होती थी, अगर तो कम होती थी। तो कलर वहाँ वाली खेती बोल देते हैं, कौन से कलर वाली खेती कलर बोल देते हैं। कलर कलर हाँ, कलर वाली जमीन, कलर वाली जमीन भी बोल सकते हैं, बंजर जमीन भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई तत्व नहीं होते, फसल नहीं होती। तो वो कलर वाले कोने में, मतलब बंजर कोने में, जहाँ पे फसल कम होती है, जहाँ खराब होती है, वहां पे उन्होंने लगी हुई फसल में ग्रेनुअल डाला था। और वो दो दो तीन तीन फुट थी मक्की वो। तो वहां पे उन्होंने ग्रेनुअल डाला था, और उसके बाद 15 दिन के बाद बड़ा तगड़ा रिजल्ट आया था। तो राइट वे तो है कि आप फसल बोने से पहले ग्रेनुअल डालिए। अगर नहीं डाल पाए किसी कारणवश, तो बाद में भी फसल जब हो गई उसके बाद भी हम लोग ग्रेनुअल डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि कम से कम 20-25 दिन का अंतर होना चाहिए। ग्रेनुअल जब आपने डाल दिया तो 20-25 दिन निकल जाने चाहिए जब आप एसपीए का स्प्रे करो। ये नहीं है कि आपने ग्रेनुअल भी डाल दिया और आपने एसपीए का, साथ ही साथ आपने एसपीए का स्प्रे भी कर दिया कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। रिजल्ट अच्छा आने की बजाय फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, वो थम जाएगी, ग्रोथ पीली पड़ जाएगी फसल। एक इंसान की फसल खराब हो जाएगी। ये ख्याल रखना है हमने, राइट। ओवरडोज हो जाएगी। तो जब भी डाल सकते हो ग्रेनुअल, कोई दिक्कत नहीं है, डालिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, कम से कम 20-25 दिन, एक महीना, ग्रेनुअल और एसपीए का जो डिफरेंट है वो हमने रखना है, ताकि ओवरडोज ना हो। सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। 45 दिन पहले डालने के लिए इसलिए कहा गया है कि पिछले 60 सालों से आपने किसान भाइयों ने बहुत सारा केमिकल यूज किया है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वैसे तो आप बुनाई के पहले 4 दिन पहले भी डाल सकते हो, अगर आप पूरे तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो। तो 45 दिन का जो लॉजिक है, वो लॉजिक इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल गिर चुका है। तो आप जितना पहले डालेंगे उतना वो केमिकल को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। फसल की मात्रा में 10 से 30% तक बढ़ाता है और स्वाद, रंग व ताजगी को सुधारता है। यह 100% जैविक और सुरक्षित है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी मान लीजिए आपने ग्रेन्यूल्स अभी डाले, 20 दिन के बाद, मान लीजिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने ग्रेन्यूल्स डाले, 20 दिन के बाद आपने क्या किया, बुनाई की।
यानी स्विंग किया, बीज डाला। बीज डालने के बाद अंकुरित होके 8 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वो फसल तैयार हो गई। कितनी तैयार हो गई? 6 इंच तैयार हो गई। तब आप उसके ऊपर एसपीए पीजीपी का छिड़काव कीजिए और उसके बाद 45 दिन के बाद आपको छिड़काव करना है। ये नॉर्मल क्रॉप्स के लिए लगभग मान लीजिए कोई क्रॉप 3 महीने का है या 6 महीने का है, उसमें 2 सफिशिएंट है। लेकिन जो गन्ने की खेती होती है ना, वो लगभग 1 साल की होती है या 18 महीने की होती है। हर जगह पे चेंज होते जाते हैं, कोई 10 महीने में भी निकालता है, कोई 12 महीने में निकालता है, कोई 14, कोई 16, कोई 18। तो इन जैसे इसके ऊपर आपको कम से कम 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा? एसपी पीजीपी का छिड़काव करना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करें और फायदे कैसे इस्तेमाल करें? बीज बोने से पहले या बाद में सीधा मिट्टी में डालें। आप सीधा मिट्टी में डाल सकते हो। जब पहले डालोगे तो एक 25 किलो मट्टी लीजिए। अगर मट्टी नहीं है तो रेत भी ले सकते हो, उसमें आपको मिक्स करना है और डालना है। और बाद में कैसे डालना है? आप डायरेक्ट डाल ले, वो मट्टी में डाल के आप डालना है, ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट डाल सकते हो। एक बैग 3 किलो का होता है प्रति एकड़, सभी तरह के मिट्टी और फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये आप कोई भी पूछेगा इस फसल को चलता है, उस फसल को चलता है, वनस्पति नाम आता है उस फसल को ये चलता है। इसके फायदे क्या है? जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधे ज्यादा स्वस्थ होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता बढ़ाता है। बीज अंकुरण में मदद करता है और मिट्टी का पीएच संतुलन बनाए रखता है। मिट्टी में छुपे कीड़ों के अंडे और कोकून को नष्ट करके कीटकों से सुरक्षा देता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बेहतर करता है, जिससे फूल और फल ज्यादा बनते हैं। जो मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बात बताई थी। तो ये सारा होता है किसे? हमारे ग्रेन्यूल्स और पीजीपी एसपी। और आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि हमारा जो पीजीपी और एसपी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, हम आपको बताने वाले हैं। ये हमारे किसान भाई के हाथ में देखिए बायोनेटस का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है और एसपी है जो स्प्रेडर, एक्टिवेटर और पेनिट्रेटर है। हम इसका सही इस्तेमाल कैसे यूज करना है, पंप में कैसे डालना है, इसकी जानकारी हम देंगे। ये हमारे साथ है प्रवीण फांदी सर, ये है हमारे सोहन सर, और इस गन्ने के खेत पे हम इसका छिड़काव करने वाले। तो इसको कैसे यूज करना है? तो पहले ये भाई किसान भाई, आपको एक बकेट में कम से कम 2 लीटर, 1 या 2 लीटर पानी ले लेना है। तो हमने, ये आप 3 लीटर भी ले सकते हो, लेकिन 1 या 2 लीटर ही काफ़ी है। ओके, अभी ये जो हमारा, इसमें हम लेंगे 40 ml पीजीपी लेंगे। तो पीजीपी को ओपन कीजिए। तो ये आपके सामने हम खोल रहे हैं। तो हमें पीजीपी जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, जो हमारे किसान भाइयों के फसलों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन्स और विटामिन देंगे। ये देखिए सील ओपन कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसीलिए बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, डायरेक्ट पंप में डालते हैं। डायरेक्ट पंप में डालेंगे तो पंप को ही ज़्यादा लगेगा और उसका फ़ायदा आपको बहुत कम होगा। तो इसमें हम 40 ml डालेंगे। 1 मिनट देखिए, इसमें आपको 40 ml डालना है। बस हमने 40 ml पीजीपी लिया है। अब हम इसमें पानी में डालेंगे। हाँ बेटे, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕು, ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ನೀರು। हाँ, जो भी है पूरा तरीके से आप इसको मिक्स करिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और इसको हिलाइए, कम से कम आधा मिनट हिलाइए, ताकि इसमें सही तरीके से इसका मिक्सर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये अभी हमने 40 ml
पीजीपी डाला है। अब इसको ओपन कीजिए एसपीओ को। तो ये है हमारा नया बोतल है, हम शुरू से आपको दिखा रहे हैं। आपको 10 ml एसपीए लेना है, 40 ml पीजीपी लेना है। और 10 ml एसपीए लेना है। तो इसमें आप 10 ml डालिए। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो। तो 10 ml आपको एसपीए डालना है। ये स्टिकर का काम करेगा। जब आप एसपीए डालेंगे पीजीपी में, तो पीजीपी जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसको एसपीए पूरी तरीके से पत्तों के ऊपर, पत्तों के द्वारा पूरे नीचे रूट्स तक ये लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, इसको लकड़ी से हमारे किसान भाई, इसको कम से कम आपको आधा से 1 मिनट तक आपको क्या करना है, इसको घोलना है। इसको पूरी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब हम इसको पंप में डालेंगे। तो इसको ये किसान भाई पंप में डाल रहे हैं। तो इसको पूरी तरीके से जो बचा है, देखिए ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हमने पानी डालने के बाद देखिए फिर भी इसमें बचा है। तो हम इसका एक बूंद भी इसको वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे किसान भाइयों की खेती में जो यील्ड आएगा वो डबल आएगा। अभी हम इसमें 15 लीटर पानी डाल रहे हैं, टोटल 15 लीटर करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको 15 लीटर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है पीजीपी और एसपीए को, और उसके बाद में मिक्स करने के बाद आपको पानी डालना है, ताकि इसका सही तरीके से मिश्रण हो और जो पौधों को हमें एसपी और पीजीपी देना है सही मात्रा में जाए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि डायरेक्ट पंप में नहीं डालना है। तो अभी ये किसान भाई आपको स्प्रे करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹುವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ? तो आपने देखा होगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। तो आशा करता हूँ जितना मेरे पास नॉलेज था सारा आपको देने की मैंने कोशिश की है। अगर मेरे कहने में अगर कोई गलती हो गई है तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। किसी की मंशा, मेरी मंशा ये नहीं थी कि किसी को दुख देना, लेकिन होता है बहुत बार हम गलतियां करते हैं और गलती से ही इंसान सीखता है। तो जितना हो सके आप किसान भाइयों को 2 चीजों के बारे में बताएं कि सॉइल टेस्टिंग यानी माटी का परीक्षण करना, मिट्टी का परीक्षण करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो उसका कारण यही है कि वो सॉइल टेस्टिंग नहीं करे। और हमारा बायोनेटस उनके पास, हर एक किसान भाइयों के पास पहुंचना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि वही खाना हम खाएंगे और जिसके वजह से हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो मुझे ये सेशन देने के लिए मैं विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लखविंदर सिंह कंगुड़ा सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे मेंटर हरविंदर का सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी स्काई हाई टीम जिनकी बदौलत मैं आपके सामने हूँ, उनका, मेरी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मैम। बहुत शानदार सेशन था। एक एक चीज नोट करके अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा मैम, तो बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, जब आधी अधूरी जानकारी से उसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो यूज करवाते हैं, तो उसका बेनिफिट होने की वजह से उसका लॉस हो जाता है आगे सामने वाले इंसान का। तो वहां से भी बहुत सारी
शिकायत आती है, तो ये सेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो सोच रहा था कि हर वीक एक एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा एक सेशन हमें चाहिए। तो बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया। मैंने भी पर्सनली इसको पूरा ध्यान से सुना और नोट्स बनाए हैं। थैंक यू सो मच सुहास सर, बहुत शानदार सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।